अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पहले रोज से अब तक कोरोना के मामले पर हुकूमत और उसके वज़रा की हर गुजरते दिन के साथ बदलते हुए मुतज़ाद बयानात आवाम के लिए अब वबाले जान बन चुके हैं। फिर चाहे इसमें वज़ीर-ए-आज़म खुद सरे फहरिस्त हों या उनके सूबाई वज़रा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का गुज़िश्ता राह दिए जाने वाला बयान ही ले लें। अपनी इस गुफ्तगू में उन्होंने अवाम की गैर जिम्मेदाराना हरकतों और कोरोना के मामले पर अवाम की जहालत का हवाला दिया है। अब क्या वाकई कसूरवार अवाम खुद हैं या फिर वो हमारे बड़े जो कि पहले रोज से अब तक अपने बयानात तब्दील करते रहे। दूसरी तरफ इस ज़मन में हुकूमत इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल करने का फैसला कर चुकी है, वो भी इस सूरत में जब वो खुद स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी के तहत लोगों को घरों तक ही महदूद रखना चाहती है। पाकिस्तान में मौजूदा केसेस 1.5 लाख के करीब आ पहुंचे हैं। ऐसे में क्या ये फैसला दुरुस्त है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान का बेरोजगार तबका है उसे वतन वापस लाया जाए? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल बहरान पर बनने वाली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें 3 प्राइवेट कंपनियों को मौरिद इल्जाम ठहराया गया। अवाम की ख्वारी के पीछे क्या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या बस जुर्माना किया और बैठ गए? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे डिफेंस एनालिस्ट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तारिक महमूद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आयशा साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी। आयशा बख्श हमें ज्वाइन कर रही हैं। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं उन मुतज़ाद बयानात की तरफ जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिए गए और उसके बाद जो गुज़िश्ता रोज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने गुफ्तगू की है, जरा वो भी सुनिए। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने डिड नॉट डू एनी सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई, तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है। एक्स्ट्रा टाइम अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए, पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज लेस। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने अवाम को जितना मौरद इल्ज़ाम ठहराया, साथ ही साथ उन्होंने लाहौरियों के हवाले से बात की, कहा कि लाहौरी बड़े जाहिल हैं। एक जगह में ये स्टेटमेंट पढ़ रही थी तो वहाँ पर जवाबन लिखा गया था उस जरीदे में कि आप भी इसी कौम से हैं। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस बयान के हवाले से जो पहले दिन से लेकर आज तक दिए जाते रहे हैं कोरोना के हवाले से। हुक्मरानों के मुतज़ाद बयान थे, तो सिर्फ 2 क्लिप्स हैं जो कि आपने सुने हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा इस हवाले से क्या कहते रहे, असद उमर साहब इस हवाले से क्या कहते रहे, वो एक बहुत लंबी डिबेट है। सवाल की तरफ आते हैं कि क्या कसूर सिर्फ आवाम का है? अमीर, आपको लगता है कि आप पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए, वही इसके कसूरवार है? देखिए, हुकूमत के चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या कोई सूबाई हुकूमत हो, हुकूमत की नाकिस फ़ैसला साजी पर तो तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर हुकूमत के कुछ ऐसे बयानात हों, जैसे आपने इमरान खान साहब के 2 बयानात सुनवाए फ़्लू के बारे में, यानी ये दोनों बयानात जो हैं ये तकरीबन 3 माह के वक्फे से हैं। यहाँ पे हमें इस चीज़ को वाज़े करना ज़रूरी है कि जिस वक्त ये वबा आई थी उस वक्त सिर्फ इमरान खान नहीं, उस वक्त WHO से लेके दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके सरबराह यही समझ रहे थे कि ये एक फ़्लू है। और जिस तरह फ़्लू जो है ये इसकी वजह से ये वायरस जो है ये ऑलरेडी यूरोप में और अमेरिका में हर साल कई लोगों को मारता है, तो लोगों ने समझा कि ये फ़्लू है। चूँकि ये दुनिया में पहली दफ़ा आया था, इससे मुताल्लिक कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं थी, इससे मुताल्लिक कोई स्टडी अवेलेबल नहीं थी, इससे मुताल्लिक किसी किस्म का और कोई ऐसा तहकीकाती काम दस्तयाब नहीं था दुनिया में जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि चूँकि ये पहले इसके बारे में इतनी तहकीक या प्रेसिडेंट मौजूद है, लिहाजा आप इसमें एक्सटेंशन होगी नॉलेज की। ये चूँकि एक नया वायरस था और पूरी दुनिया के लिए चैलेंज था, तो WHO जैसा दुनिया का मुस्तनद तरीन जो हेल्थ प्लेटफॉर्म है, उसकी अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें पिछले 5 महीनों की ज़रियात, तो आपको अपने इमरान खान के ऊपर तरस आएगा। जितनी स्टेटमेंट्स WHO तब्दील कर चुका है, इसी तरह से
डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया में एक मजाक बन गया, जितनी स्टेटमेंट्स उसने तब्दील की, तो ये पूरी दुनिया के हुक्मरान करते रहे। उसकी वजह ये थी क्योंकि इसके बारे में मालूम नहीं था किसी को। आज किसी यूनिवर्सिटी ने कोई रिसर्च पब्लिश की, उसने कहा कि जी ये फ्लू है, तो सारे सियासतदान, अवाम, तज्जियाकार, सहाफी सब ने शुरू कर दिया कि ये फ्लू है। 2-4 हफ्ते के बाद किसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई ये फ्लू नहीं है, ये कुछ और है, तो हम सब ने कहा कि जी ये फ्लू नहीं कुछ और है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई गलत नहीं था। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कोई बदनीयती पर मबनी इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की। हाँ, इसके ऊपर जरूर बात हो सकती है कि जो लॉकडाउन का फैसला है उसके ऊपर हुकूमत को कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं वो चूंकि जैसे जैसे स्टडी तब्दील हो रही है, रिसर्च तब्दील हो रही है, उसी तरह से स्टेटमेंट्स तब्दील होंगी। आज जो रिसर्च हमारे सामने, हम उसको देखकर कोई स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं। आज से 2 माह के बाद अगर रिसर्च तब्दील हो जाती है कोरोना से मुताल्लिक, तो हमें फिर अपनी, देखिए जब ये आया था तो शुरू में एक बात उड़ गई कि जी आप गर्म पानी पिए तो ये खत्म हो जाएगा। जी जी जी। इसी तरह बहुत सारी चीजें नीम हकीम लोगों ने भी फैला दी। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें गर्म हो जाने के बायस भी ये था कि जी गर्मी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये खत्म हो जाए। अच्छा, ये बात इमरान खान ने या कोई पाकिस्तानी सियासतदान ने नहीं की, ये तो मोतबर तरीन साइंसदान जो दुनिया के हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने ये बातें कही कि जी ये खत्म हो जाएगा गर्मी में, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। इस वक्त ईरान में इसकी दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, चीन में इसकी दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, यूरोप में इसकी दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके कि यूरोप में उन्होंने जितने भी जो शेंजन कंट्रीज हैं उन सब ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। ये बॉर्डर्स बंद थे 3-4 माह तक, लेकिन नई लहर भी शुरू हो चुकी है। तो ये कंफ्यूजन पूरी दुनिया में मौजूद है। अभी मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये भी कि क्या कसूरवार सिर्फ अवाम है? मुझे इस पे भी अपना ओपिनियन दे दीजिए। मेरा नहीं ख्याल, देखें कसूरवार आप अवाम को इस हद तक जरूर कह सकते हैं कि जब हुकूमत अगर एहतियाती तदाबीर बताए, मीडिया के जरिए से हुकूमत अवाम को एंगेज करने की कोशिश करे, बताया जाए अवाम को कि ये कितनी मोहलिक वबा है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, आप मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का इस्तेमाल करें, और अगर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो गैर जरूरी तौर पर बाहर ना जाएं। अगर अवाम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अवाम भी कसूरवार है। लेकिन हुकूमत पॉलिसी साजी के हवाले से अपनी जगह पे कसूरवार हो सकती है कि उसने पॉलिसी ठीक बनाई है या नहीं बनाई। ठीक। अच्छा, आयशा आपकी तरफ आऊंगी इस पॉइंट के साथ कि डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने अवाम की खामियां तो गिनवाई हैं, लेकिन 2 जिम्मेदारी कबूल भी उन्होंने की। पहली ये कि हमने जिम्मेदारी अवाम पर डाली, लेकिन अब हम वो जिम्मेदारी वापस ले रहे हैं, और दूसरी ये कि एक बहुत बड़ी खेप ईद के दिनों के बाद सामने आई। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा आयशा, सॉरी मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी इस सवाल के साथ, और इन्हीं 2 पॉइंट्स को आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी कि ये जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की कि जो हमने अवाम पे डाली थी वो अब खुद ले रहे हैं, और ईद के दिनों में एक खेप जो है वो कोरोना वायरस की बड़ी तादाद में सामने आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरियाब, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो ईद का मसला हुआ, ईद पे जब हमने इजाजत दी और ये इनको लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया, तो उसके बाद तो किसी ने भी कोई एहतियाती तदबीर नहीं की। आपने देखा कि बाजारों में कोई फासला नहीं था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, इतना ज्यादा रश था, और उसकी वजह से लाजमन आप देखिए कि ईद के फौरन बाद फिर ये वबा बड़ी बुरी तरह फैली। तो वो तो हम समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की भी ख्वाहिश थी कि आप खोल दें, अवाम भी चाह रहे थे, लेकिन बार सूरत उसका एक तो मलबा आज आप हमें समेटना पड़ रहा है वो मौजूद है। दूसरा ये है कि जो अभी बात करें तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है वो ये तो हम कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन बड़ा उन्होंने कमजोर सा लगाया, वो लगाना चाहिए था, उसको हफ्ता 10 दिन बढ़ा लेते। वो तो चीजें बिल्कुल हुकूमत की फैसला साजी पे है मबनी, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो मेरा ख्याल है अभी तक भी लोग बहुत क्लियर नहीं हैं। लोग क्या मतलब साइंसदान भी बहुत इस मामले में पूरी तरह वाज़ेह नहीं है कि इसको किस तरह कंट्रोल करना है, या मेरी आपकी एहतियाती तदाबीर जो है वो 100% दुरुस्त क्या है जिनको हम अमल करें तो ये ठीक हो जाए। तो इस लिहाज से कंफ्यूजन तो हर जगह मौजूद है, वो हमारी लीडरशिप में भी होगा, अवाम में भी मौजूद है। लेकिन वो फ्लू था या नहीं था, कुछ भी था, एक जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें तो कोई फर्क नहीं है, वो तो वही है इन चीजों के लिए। अगर आम फ्लू होता है तब भी हम ये लोगों को कहते हैं कि जनाब आप जहां जिसको फ्लू है उस कमरे में ना बैठें, या फासला रखें, या अपने मुंह को ढांपें। ये चीजें तो आम हालात में भी की जाती हैं, जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें ये प्रिकॉशंस ली जाती हैं। क्योंकि ये ज्यादा कंटेजियस था, इससे ज्यादा फैल रहा था, तो इसके लिए बड़ा एम्फेसिस ले किया गया, बड़ा इस पे जोरदार तरीके से कहा गया कि जनाब ये जरूर आपने करना वरना तो ये फैलेगा। लेकिन लोग इसमें नहीं फैले। मैं कल देख रहा था एक ट्वीट
मेरा ख्याल नसीम ज़हरा ने किया हुआ था, उन्होंने कहा ये जितने भी लोग ये मुजरमाना हरकत कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि ये ट्वीट्स के जरिए या मैसेजेस के जरिए कि वायरस नहीं है, ये फ्रॉड है, हुकूमत ये करना, इनको तलाश करना चाहिए। ये दर हकीकत एक साइबर क्राइम है, लोगों को गुमराह करने के इनको सजाएं मिलनी चाहिए। और ये हकीकतन हुकूमत का फेलियर है कि उन्होंने ये पकड़ा नहीं, ये मैसेजेस कंट्रोल नहीं किए। नतीजा ये है कि लोग कंफ्यूजन का शिकार और पूरी तरह वो उन्होंने अमल नहीं किया एहतियाती तदाबीर पे, जिसकी वजह से फैला है। ये यास्मीन राशिद ठीक कह रही है कि अवाम को खुद एहतियात करनी चाहिए। कोई नई चीज एहतियाती एतबार से नई चीज नहीं है, ये फ्लू वगैरह में हम करते हैं। बाकी ये कि लाहौरी जाहिल है, ये आयशा बख्श बता सकते हैं, या तुम जो लाहौर की हो रहने वाली ज़रियाब। अब सब पर तो ये इल्जाम नहीं ना धरा जा सकता जनरल साहब, सब तो इसके लपेट में नहीं आ सकते। लाहौर में रह रही है आयशा, अब लाहौर में रह रही है और आप पक्की रह रही हैं, तो मुझे भी ये जानना होगा कि लाहौरी जाहिल हैं या नहीं। चलें देखते हैं, लाहौर का भी सर्वे करवा लेते हैं। आप सभी एनालिस्ट का भी अक्सर आना जाना रहता है लाहौर में। कामरान, कैसा पाया आपने लाहौरियों को और क्या कसूरवार है अवाम? देखिए, सबसे पहले तो जो अमीर अब्बास भी कह रहे थे ना कि एक तो ये नोवल कोरोना वायरस है, मतलब है कि एक नई बीमारी है जिसकी वजह से बहुत टाइम लगा, अभी भी चीजें इवॉल्व हो रही हैं। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी समझा जाता है इन मामले पे, उसने भी अपनी कई बयानात बदले। इसी वजह से शायद इमरान खान साहब को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। तो अगर इमरान खान साहब और जो बाकी क़यादत है, वो असद उमर हो, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, वो बयानात इसलिए बदलते रहे क्योंकि इसकी इवॉल्विंग सिचुएशन है। और माशाल्लाह ये तमाम लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये लोग तो जाहिल नहीं हैं। तो अगर इनको अभी तक बात समझ नहीं आ रही, जो आम शख्स है वो लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, कराची, क्वेटा, कहीं भी हो, तो उसको फिर कैसे उसकी कंफ्यूजन दूर होगी, मुझे ये बताएं ना जरा। उनका एक्सपोजर भी कम है। और दूसरा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो माइंड सेट है, ये जो जाहिल अवाम जिनको ये कह रहे हैं, उन्हीं की बुनियाद पर आज उनके पास ये इक्तदार है, जो ठाट बाट है, जो प्रोटोकॉल है, ये उन्हीं की वजह से है ना। और दूसरा, अगर वो एक कहावत भी है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, अगर ये बात मान ली जाए कि ये वाकई ही अवाम जो है वो जाहिल हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जाहिल अवाम ने जाहिल हुक्मरानों को इलेक्ट किया है। और लाहौर की वो जनरल साहब बात कर रहे थे कि आप भी लाहौर की हैं, लाहौर के तो इमरान खान साहब भी हैं, लाहौर के शफकत महमूद साहब भी हैं। तो क्या हम तमाम जो लाहौरियों को फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद कोई वजाहत करेंगे कि ये तमाम लोग फिर क्या जाहिल हैं? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अहमकाना किस्म की स्टेटमेंट है। और वैसे भी एक डॉक्टर होने के नाते उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बड़ा अफसोस का पहलू है। मेरे ख्याल में सरासर ये जो इसका जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त पर आती है। जो गवर्नमेंट अब स्ट्रेटजी बना रही है, जिसको वो कभी स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, कभी सिलेक्टिव लॉकडाउन कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर है लॉकडाउन ही, सिर्फ इन्होंने मानना नहीं है। अब फर्क ये है, अगर यही हिकमत अमली, अगर जब ईद के दिनों में इन्होंने लॉकडाउन में नरमी की, उस वक्त ये हॉटस्पॉट जो एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई कर लेते और कहते कि उन एरियाज पे हम लॉकडाउन बरकरार रखेंगे और जहां पर कुछ हालात बेहतर हैं वहां पर थोड़ी नरमी दिखा देंगे, तो शायद हालात बेहतर होते। लेकिन इन्होंने हालात के बिगड़ने का इंतजार किया और अब जो 20 जो शहरों की इन्होंने लिस्ट दी है, उसमें बड़े शहर तो छोड़ दें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची, अब अगर स्वात और मालाकंड जैसे दूर दराज इलाकों में भी उनको लगता है कि वहां पर एक क्लस्टर्स की शक्ल में केसेस सामने आ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने, हर जगह पे ये वायरस पहुंच चुका है। और मेरे ख्याल में इसका सरासर जो इल्जाम है वो हुकूमत वक्त पर है। और सिर्फ ये हुकूमत को और लाहौरियों को जाहिल कहने से वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो सकते। आयशा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? आप कितना अवाम को इसमें कसूरवार समझती हैं मुकम्मल तौर पर? जरिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ऊपर जो गेस्ट के पॉइंट सुन रही थी, मैं उसको जरूर कमेंट करना चाहूंगी। जो अमीर साहब की बात कर रहे थे, ये कह देना कि मार्च में हमें पता नहीं था बड़ी ज्यादती होगी अवाम के साथ की। चाइना हमारा हमसाया बोल के हम चाइना को बहुत से मामलात में फॉलो करते हैं। चाइना हमें क्या कुछ बता रहा था, ये मेरा ख्याल से हम सबको अच्छी तरह से याद है। हमने चाइना से स्टूडेंट्स इसलिए नहीं लाए थे कि हम यहाँ पर इन चीजों को टैकल नहीं कर सकेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के सिर्फ मार्च के स्टेटमेंट उठा लिए जाएं जिसमें वो ये कहते रहे कि घबराना नहीं है, हाथ के टेस्ट करवाने नहीं जाने की जरूरत है, गर्मियां आएंगी, ये वो सब कुछ। इससे मुझे ये लगता है कि उनके पास भी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो लीडर को लीड करना होता है विद ऑल द राइट इंफॉर्मेशन और एक स्ट्रेटेजी देना होती है, हाउ वी विल मूव इन दिस सिचुएशन। बेशक पूरी दुनिया के लिए पहली बात था, लेकिन हम कहीं जहां हमारा दिल करता है हम चूज कर लेते हैं कि देखिए अमेरिका पर क्या बीत रही, जहां हमारा दिल करता है हम चूज कर लेते हैं कि भारत के साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि आप अवाम पे डालें, तो मैं सबसे पहले तो मुजम्मत करूंगी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से गुज़िश्ता रोज कहा गया है
क्योंकि गुज़िश्ता करीबन 2 से 3 हफ्ते में जिस तरह के स्टेटमेंट हुकूमत के आ रहे थे, उसके बाद में यही कमेंट बनता था, हम आपस में बैठ के भी बात करते थे कि हुकूमत ये मैसेज दे रही है वेरी क्लियर, हमारे पे न रहना, आपको अपने आप पर रहना है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अगर आपने एहतियात न की तो नुकसान उठाना होगा। मतलब है हमें बताया गया, अगर मैं कहती हूँ कि अवाम कसूरवार है, उस सूरत में अगर मार्च के महीने में अवाम को बताया गया कि कोरोना क्या है, अगर ये बताया गया कि ये आम सा फ्लू है, ये चला जाता है, गर्मी आएगी चला जाएगा, टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, तो फिर वाकई अवाम कसूरवार है कि उन्होंने इसको संजीदगी से नहीं लिया। अलामात उनको क्या बताई गई, उन्हें ये बताया गया कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। अगर तो डॉक्टर हॉस्पिटल में रहे और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके आके नहीं बताना पड़ा कि उनके मसाइल क्या, हाथ नहीं बांधने पड़े कि खुदा के लिए लोगों को घरों तक महसूस करें, उनकी सोशल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वाकई फिर अवाम को कसूरवार है कि सब कुछ हो रहा था। हुकूमत इस तरफ स्टेप्स ले रही थी और अवाम हुकूमत की बात नहीं सुन रही थी। वाकई सोशल मीडिया के ऊपर जितनी गलत इंफॉर्मेशन चल रही थी, अगर हुकूमती इदारों ने उनको रोकने की कोशिश की और अवाम तक वो गलत मालूमात पहुंचती रही और फिर वो उनको फॉलो करते रहे, तो फिर वाकई अवाम कसूरवार है। जहां पर वजीर आजम को 3 माह बाद जाकर यह एहसास हुआ कि मास्क ऐसी वाहिद चीज है जो 50% फैलाव रोकती है, जून के वक्त में आके, आज यकीन माने मुझे मार्च के आगाज में पता था कि मास्क एक ऐसी चीज है जो मेरे नहीं मेरे आसपास के लोगों के भी तहफ्फुज़ के लिए बेहतरीन है। तो अवाम पर जिम्मेदारी डाल देना सबसे आसान काम है, जहां पर आपको रेगुलेट करना है, निजाम को चलाना है और ये बताना है कि आप लीडर ऑफ द नेशन हैं, हम आपको फॉलो करें। आप कहेंगे कि आसानी से लें, कोई मसला नहीं है, हमें इस वक्त अहमियत इस बात की है, तो अवाम उस चीज को फॉलो करेंगे कि फॉलो करेंगे। वेरी ट्रू। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बहरान होगा इस चीज का, तो लोग समझते हैं कि बहरान होगा, लोग स्टोर करना। तारिक साहब, अगर वज़ीर आज़म ये ना कहें तो यकीनन लोग उस तरफ नहीं जाएंगे और बहरान भी। तारिक साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जब इसे कहा कि ये एक नॉर्मल सा फ्लू है, आवाम ने इसे नॉर्मल तरीके से लिया, हमने एक से बढ़कर एक टोटके देखे जो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे, आवाम उन टोटकों पर अमल करते रहे। अब चूंकि खुद भी लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है, तो हमने देखा है कहीं ना कहीं आवाम इसको संजीदगी से ले रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अब आवाम जो है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। तो बताइए, कसूर सिर्फ आवाम का? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि लीडरशिप जो है उसका असल इम्तिहान तो होता ही क्राइसिस में, कि जब आप जो है वो अपने विज़न के ज़रिए, अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए आप कौम को क्राइसिस से निकालते हैं। ये आवाम का कसूर है कि आपने ताफ्तान बॉर्डर बंद नहीं किया, ये आवाम का कसूर है कि पहले जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आते रहे वो बड़े मज़े के साथ एयरपोर्ट से निकले और घूमते फिरते रहे। ये आवाम का कसूर है कि आपके जो है वो एक सूबे के गवर्नर कह रहे थे कि ये तो गर्म पानी पिए, गले में होता है, गले से खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा। ये आवाम का कसूर है कि प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये एक आम सा फ्लू है। आपने ख़ुद लोगों को कंफ्यूज किया। जब वक्त था, जिस वक्त जब ये इब्तदाई दिनों में यहाँ पे हुआ, आप देखें कि हर आदमी खौफ का शिकार था। शुरू के अंदर तो वॉलंटियरली लोगों ने कारोबार बंद कर दिए थे, खौफ की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि आपको अचानक से ख्याल आ गया कि नहीं, ये हमारी कौम जो है वो पेट से सोचती है। मरने से शायद हमें पॉलिटिकली इतना ज़्यादा नुकसान ना हो जितना अगर उनका हम कारोबार बंद करेंगे या उनके पेट पे लात पड़ेगी तो उसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आप एक ऐसी कन्फ्यूजन की सिचुएशन में जाके खड़े हुए जहां आपने पूरी कौम को कंफ्यूज कर दिया, जहां आपने कहा जी कि नहीं अब तो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी खोल रहे हैं, उसके साथ 40 से जो उससे मुताल्लिका सनतें हैं वहाँ भी खोल रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं जी हमने ईद पे लोगों ने नए कपड़े बनाने हैं तो वो भी खोलना बहुत ज़रूरी है। फिर शॉपिंग मॉल्स भी आपने खोले, फिर जो है वो आपने बाज़ार, मार्केट्स, हर चीज़ आपने खोल दी। खौफ किसने ख़त्म किया? जो अवेयरनेस का टाइम था, जब लोगों को बताना था कि यार इसमें ऐसी चीज़ें करनी है, वो किसकी जिम्मेदारी थी? जब आपके MNAs और MPs जाके दुकानदारों के साथ खड़े हो और कहे कि जी कोई बंद कराने आएगा तो हम खुलवाएंगे यहाँ पे। जब आपके लोग जाके ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग करें और कहे कि नहीं जी कोई कुछ नहीं होता आप करें, तो फिर वही हुआ। आवाम के अंदर से ना सिर्फ आपने खौफ निकाला बल्कि आपने उस तरह से उसको कंफ्यूज कर दिया जहां लोग ये समझने लगे कि ये कोई चीज़ ही नहीं है। पहले लोग कहते थे कोरोना कोई चीज़ है भी या नहीं है, लोग कहने लगे शायद हमें इसके ऊपर कोई फंडिंग मिलने वाली है, शायद हमें लाशों के ऊपर जो है कोई IMF ने पैसे दे देने हैं। लोग समझने लगे कि जी शायद ये कोई ऐसा एक हवा है जो कि कोई अमेरिका ने फैला दिया है और उसके पीछे कोई और साजिशें हैं। देहातों के अंदर कोई और नैरेटिव जन्म लेने लगा, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई और नैरेटिव जन्म लेने लगा, आपके जो माशरा है उसके अंदर कोई और नैरेटिव था। एक कोशिश आपने नहीं की कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के
तमाम शोबा है ज़िंदगी के अफराद को बिठाकर एक कोई नेशनल नैरेटिव बनाएं, कोई यूनिफाइड पॉलिसी बनाएं जिसके तहत कोई अवेयरनेस कैंपेन चला सकें। आप खुद कंफ्यूज करते रहे और फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही। यानी शायद खाकान अब्बासी साहब भी बड़ी माजरत के साथ कहते रहे कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जवाबदेह हूँ। आपके 25% जो है ना वो पार्लियामेंटेरियंस जो है वो बीमार हो गए, उसी कोरोना का शिकार हो गए। अब फिर उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद आप कहते हैं कि ये जाहिल अवाम है। इस जाहिल अवाम का कसूर यही है कि उसने आपको वोट दिए, इस जाहिल अवाम ने आपको ऐवान में बिठाया, इस जाहिल अवाम की वजह से आप वजीर बने हुए हैं, इसी जाहिल अवाम की वजह से आज आप इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। इस अवाम को गाइडेंस देना, इस अवाम के लिए SOPs पर अमल दरामद करना, इस सब सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है और हुकूमत वक्त फेल हुई है। अब अपनी कोताहियों का, अपनी नालायकियों का और नाअहलियों का जो जिम्मा है वो अवाम को करार देकर वो एक जो बड़ा डिजास्टर जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी से अगर बरी जिम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो है इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। तो हुकूमत की ही पॉलिसी थी जो रोज़े अव्वल से खुद जिम्मेदार है, हुकूमत वक्त खुद जिम्मेदार है इस चीज। जी चैनल साहब, ये किसी ने जवाब नहीं दिया, ना आयशा ने ना आपने, कि लाहौर ये जाहिल है या नहीं। लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूं कि ज्यादातर लोग जाहिल हैं। अगर जाहिल ना हो तो कोई भी पार्टी 3 दफा रोटी कपड़ा मकान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अगर जाहिल ना हो तो कोई भी पार्टी 2-3 इलेक्शन जो है वो आपको एशिया टाइगर बनाने पे नहीं लड़ सकती। और इसी तरह कोई पार्टी अगर आपको आके कहे कि हम 1 करोड़ जॉब्स दे देंगे, 50 लाख मकान बना देंगे और आप अगर तस्लीम कर लेंगे तो जाहिल आप हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं। जन साहब इसमें एक बात और ऐड कर दीजिए कि फिर कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर 3 मरतबा 10-10 साल के लिए जो है वो फिर आमरीत मुसल्लत नहीं हो सकती। फिर आप ये भी ऐड करें साहब। मैं आमरीत शामियत की तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो उसकी बात ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जैसे लोग हैं वैसे हुक्मरान निकल कर यहाँ से आ रहे हैं। जिस तरह की तरजीहात हुक्मरान सेट करेंगे वही आवाम को समझ में आएगा। कामरान ने आयशा ये हकीकत बयान कर दी थी पहले ही, जैसे लोग वैसे हुक्मरान, और वो हमें मिलते रहे हैं इसी तरह। ये नहीं हुआ कि हुक्मरान जो है कभी आपके पास वो हदीस कुछ यूं है, जनाब हदीस कुछ यूं है कि अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, सोचना होगा लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। रखेंगे या कोई इलेक्शन में कोई अपनी चॉइस को इम्प्रूव करेंगे जिससे नजर आए कि वाकई वो सूझबूझ रखते हैं सही लीडर्स को। एक आदमी कहता है कि वोट को इज्जत दो, खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, जनरल साहब पीछे क्या रह जाता है? इज्जत तो उसने बर्बाद की कि आपने वोट दिया, अमानत एक पाकिस्तान थमाया, वो पाकिस्तान की अमानत को चाटना शुरू हो गया, तो फिर आपसे ही मांग रहा है, आप फिर नारे लगा रहे हैं। 22 साल का ख्वाब जो तब्दीली आई है, आज भी लोगों को तो वही रोटी और एक बिरयानी की प्लेट ही दिखाई जा रही है ना। अवाम को कौन सा शऊर दिया जा रहा है? गुज़िश्ता 2 साल में जिस चीज को आप लगा लें उस चीज का बहरान सामने आ जाता है। जिस चीज की तलब अवाम को हो जाए वो मयसर नहीं है। तो अवाम को सिर्फ 2 साल का भी शऊर देने की है जो तालीम के जरिए मुमकिन है। आयशा देखिए, जनरल साहब ने खुद वोट दिया था इस इलेक्शन के अंदर, और किसको वोट दिया था पहले तो जनरल साहब ये बता दो। 2-3 साल का मैं बताता हूँ, 2-3 साल जनरल साहब आपने वोट दिया था किसी को? तहरीक इंसाफ को वोट दिया था आपने? एक सेकेंड, जब गर्म चीज को हाथ लगाता है कोई तो वो 2 साल के बच्चे को भी समझ लग जाती है कि ये चीज गर्म है, दोबारा मैं इसको हाथ न लगाऊं। मैंने वोट दिया था PTI को। अब मैं अपनी जहालत का एतराफ कर लेता हूँ, लेकिन तो फिर पीछे ताल्लुक लाहौर से, आप जनरल साहब की ऑनेस्टी की तो तारीफ करें ना, फिर पीछे कोई बचा ही कुछ नहीं है। मेरी पहले बात सुन लो ना, मेरी बात सुन ले। अच्छा वैसे छोड़े लाइटर पे, हम अपनी जहालत का रोना रो रहे हैं। अमेरिका को भी देखे ना, किस बंदे को उन्होंने इलेक्ट किया है। मेरी बात सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसकी इन बातों पे कभी यकीन नहीं किया था कि ये इतना कुछ करेगा, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि जिन 2 पार्टियों को बार बार हम आजमा चुके हैं और वो हमें हर दफा उल्लू बनाते हैं, चले अब तीसरे को मौका दे के देख लो। अगर उसके हाथों में यही कुछ हुआ तो चलो ये जवाब खत्म हो जाएगा, फिर चौथे की तलाश होगी, नहीं होगी तो फिर इन्हीं के पास चले जाएंगे। सो मेरे पास एक जवाब मुझे तो लगता है कि शायद अवाम को सबक सिखाने के लिए इनको लाया गया है कि अच्छा तुम लोगों को तीसरा ऑप्शन चाहिए तो ये लो, फिर ये ऑप्शन मौजूद है।
तो आप दोबारा तुम तीसरे ऑप्शन की बात नहीं करोगे। वो फखरे आलम बहुत सारे आम टॉपिक्स को भी डिस्कस करना है। अभी मैंने जनरल साहब नहीं, अब तो इस बहस के नतीजे में तो जहालत के नए अबवाब का इजाफा हो गया। बयानात आ गए पूरे पैनल की तरफ से आगे कि यास्मीन रशीद साहिबा ने जो कहा दिल आजारी यकीनी तौर पर हुई उससे अवाम की, और नारे यहाँ लगा रहे हैं लोग। और बतौर लाहौर से ताल्लुक रखने के बाद मेरी भी दिल आजारी हुई, यकीनी तौर पर आयशा की भी हुई। एनीवेज एक और अहम फैसले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। विफाकी काबीना का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर की सदारत मुझे बढ़ने दें आगे जनरल साहब। उसमें एक अहम फैसला लिया गया और फैसला कुछ ये था कि विफाकी हुकूमत इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेटर बहाल करने जा रही है और इब्तदाई तौर पर अरब ममालिक के लिए आलमी परवाजें बहाल करने का ये जो फैसला वो सामने आया है। और कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि मुश्किल की इस घड़ी में जो बाहर ममालिक में पाकिस्तानी बसते हैं हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा इसलिए ये फैसला किया जा रहा है। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 1.5 लाख केसेस पहुंच चुके हैं, 1,48,000 से ज़्यादा केसेस हैं आज के रोज़। दूसरा ये कि स्ट्रेटजी भी तब्दील होगी, अब हम स्मार्ट लॉकडाउन या पार्शल लॉकडाउन की तरफ चले गए। फिर ऐसे में हम अपने लोगों को बैरून मुल्क से वतन वापस लाने का भी फैसला कर चुके हैं। तो क्या मौजूदा हालात में ये फैसला दुरुस्त है? जनरल साहब आप इसे स्टार्ट करें, जरा बताइएगा। ये फैसला दुरुस्त है उस लिहाज से कि जो बाहर फंसे हुए लोग उनकी मुश्किलात बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि अगर उनको मकसद ये है कि यहाँ के हालात के मुताबिक देखें तो आपको एक फैसले में प्रॉब्लम्स नजर आती हैं कि यहाँ पे इन लोगों को संभालेगा कौन, इनका चेक कैसे किया जाएगा और इनमें से कोई कैरियर है या नहीं है। ये मेरा ख्याल है दूसरे एयरपोर्ट्स पे जाके करना चाहिए, जहां से लाना है इनको पिक करना है वहीं से मेरा ख्याल है इनको बिठाने से पहले ये चेक कर लिया जाए। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि मसलन जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं उनको जॉब से उन्होंने निकाल दिया है, जहां किराए के मकानों में रह रहे थे उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया कि जी किराया नहीं आप दे रहे, लोग सड़कों पे सो रहे हैं। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि वो बेचारे पाकिस्तानी हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है बाहर वो बहुत ही ज्यादती है, लिहाजा उनको जॉब भी नहीं रहे। और ये मुल्क है, इस मुल्क को वो अपने पैसे भेजते रहे हैं, जब हमें वहां से जरूरत होती थी फॉरेन एक्सचेंज उनके जरिए आता रहा है, तो आज उनको जरूरत है तो उनको लाना तो चाहिए। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट होना चाहिए कि उनमें से अगर किसी के ऊपर भी कुछ सिम्टम्स हैं वो चेक किया जाए। ये जो अभी तारिक भी बात कर रहे थे, बड़ी दुरुस्त बात कर रहे थे कि शुरू में जब हमने लॉकडाउन किया तो एयरपोर्ट से लोग निकल गए, किसी ने परवाह नहीं की, बल्कि जो महकमा सेहत के लोग लगाए हुए थे पास तो पैसे ले लेके लोगों को निकालते रहे और रात देर होती थी तो वो उठ के चले जाते थे और इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादातर आती आधी रात को। तो ये एयरपोर्ट्स के ऊपर निजाम को दुरुस्त करना होगा ताकि उनमें से कोई इक्का दुक्का अगर कोई इस किस्म का है कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सेग्रीगेट किया जाए, उनको आइसोलेशन में आप ले जाएं। लेकिन इसमें एक और भी चीज है जो मेंटेन करनी होगी कि फ्लाइट्स के अंदर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो इंश्योर किए जाएं। अगर फ्लाइट्स के अंदर ये उसी तरह लोगों को भर के, जैसे कि बोरी में चीजें दाने डालते हैं तो भर दिया, तो भर के कैपेसिटी तक वो हुआ तो फिर उसमें कोई बीमार एक भी आ गया तो वो सबको करेगा। सो तवक्को ये करनी चाहिए कि ये कोई एहतियात करेंगे, वरना फैसला दुरुस्त है और इसकी जरूरत है इस वक्त उन पाकिस्तानी को जो बाहर फंसे पड़े। कामरान जी बिल्कुल, मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। ये गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बंद करना या बॉर्डर सील करना ये उस वक्त की बात थी जब आपके यहाँ लोकल ट्रांसमिशन ना होने के बराबर थी या बहुत जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन थी वो बहुत कम थी या उसको आपने रोकना था। अब जो हमारे यहाँ जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट वो 95% है। तो थ्रेट हमें अब बाहर से नहीं है, थ्रेट पाकिस्तान के अंदर से है। तो अब अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन खोल भी देते हैं तो उससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। और दूसरी ये बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तानी जो खास करके मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई 60-70 हज़ार के करीब, और ज्यादातर ये मजदूर तबका है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें तो ऐसी दिल हिला देने वाली वीडियो सामने आई हैं कि किस तरीके से वो पाकिस्तान का जो कौंसल खाना है उधर रोड्स के ऊपर, और आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जो गर्मी है वो क़यामत खेज गर्मी होती है, वहां पर रोड्स पर वो ओपन रोड्स पर सो रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में ये हुकूमत का बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है। और रही बात SOPs की, वो गवर्नमेंट को जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर आपने उनको क्वारंटीन करना है, कहीं भी रखना है, वो जरूर करें। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब शायद कोरोना वायरस के फैलने का जो खदशा है वो बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की वजह से नहीं है, वो अब लोकली ट्रांसमिटेड जो केसेस हैं उनकी वजह से ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट का दुरुस्त फैसला है। तारिक साहब
कामरान साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखें, अब जॉन एलिया ने कहा था ना, अब सभी को सभी से ख़तरा है, तो सूरत हाल वो है। मामला ये है कि जिस तरह जनरल साहब ने जिस तरफ निशानदेही की, हकीकत यही है कि बाहर लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास अपने जिन घरों में रह रहे हैं वहाँ उन घरों को किराए देने के पैसे नहीं हैं। इन लोगों ने सारी ज़िंदगियां जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की हैं। इन्हीं की रेमिटेंसेस की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है चलता रहा है। हम हर मुश्किल घड़ी में अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ जो है वो देखते रहें, और अब ऐसे वक्त में जिस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत थी, हमने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। देखें, पाकिस्तान आने के बाद अरेंजमेंट करना और यहाँ पर उस चीज़ को सिक्योर करना कि ये चीज़ ना फैले, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स जो है वो पॉजिटिव है भी, तो यहाँ हमारे SOP ऐसे होने चाहिए कि जिसकी वजह से वो चीज़ ना फैले। अब जो बात हो गई इंटरनेशनल फ़्लाइट की, जो हाल है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज जो लिस्ट आई है जिसमें उनके पायलट्स और जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं उनकी बड़ी तादाद भी जो है वो इफ़ेक्ट हुई है, और उसमें कई केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों को बताया ही नहीं गया कि आपके केस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। वो कोरोना के ब्रांड एम्बेसडर बन के पूरी दुनिया में घूमते फिरते आए। इंटरनेशनल फ़्लाइट के जो SOPs हैं वो मैं समझता हूँ कि वो PIA से किसी भी फ़्लाइट के अगर बेहतर नहीं होंगे तो हम पल्ला ज़रूर होंगे। वो इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो अपनी उन SOPs पर अमल करेंगी पैसेंजर को वहाँ चढ़ाने से पहले। उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो SOPs पर अमल कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो खुद अपने जानने वाले लोगों को बताते हैं कि लैंडिंग से 2 घंटे पहले आपने पैनाडोल खा लेनी है, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा, लिहाजा आपका अगर टेम्परेचर होगा भी तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग खुद बताते हैं कि जी आप यहाँ से चले जाएं अपने घर में और घर में क्वारंटाइन हो जाए। आप यकीन करें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं, अगली फ़्लाइट से लोग यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट पे चढ़ रहे हैं, वो कराची और लाहौर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई SOP नहीं है। अगर किसी को इसमें कोई शुबा है तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। कल भी शिकागो से एक फ़्लाइट आई है और उसमें पैसेंजर उसी फ्लाइट से निकल के 9:30 बजे वाली डोमेस्टिक फ़्लाइट से कराची चले गए। तो हमें उन SOPs को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यहाँ क्वारंटाइन के सिस्टम को बेहतर बनाएं, टेस्टिंग के सिस्टम को बेहतर बनाएं, और खुदारा जो पाकिस्तान से बाहर फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनको, किसी 1 लाख से ज़ायद तादाद है जो पाकिस्तान के अंदर लोग आना चाहते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करें। हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के वो धक्के खा रहे हैं लोग, उनके दरवाजों पे खड़े हैं, महंगे तरीन टिकट हैं जो उन्होंने खरीदे हैं, $2,000-3,000 के टिकट खरीद के एग्जैक्टली, और 8-8 घंटे इन्हें धूप में ख्वार होना पड़ रहा है। सारा दिन धूप में निकालने के बाद शाम में जाके टिकट इन्हें मैसर होता है। आयशा, जरिया वही बात जो कामरान और तारिक साहब भी बात कर रहे हैं, मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल पाकिस्तानी नेशनल कहीं भी मौजूद हैं, वतन आना चाह रहे हैं, उन्हें लाया जाना तरजीह होनी चाहिए। 95% हमारी लोकल ट्रांसमिशन हो चुकी, लेकिन वही तहफ़्फ़ुज़ है, वही खदशा है कि यहाँ आने के बाद क्या होगा। तारिक साहब ने बड़े अच्छे से वजाहत कर दी, मैं मुकम्मल तौर पर उनसे इत्तफाक करती हूँ। हमने पहले भी केसेस देखे, इवन यहाँ पर लोग एयरपोर्ट पर पैसे लेकर भी बाहर निकलने में फैसिलिटेट कर देते हैं। ये हमारा मामला है जिसके ऊपर सवाल रहेगा। क्वारंटीन सेंटर्स इफेक्टिव भी मौजूद नहीं है जहाँ लोगों को ठहराया जा सके। अगर लोग होटल्स में जाते हैं तो उनसे ज्यादा किराए वसूल शुरू कर दिए जाते हैं। तो सवाल सारे का सारा वहां आ जाता है कि जब एयरपोर्ट पर कोई लैंड करेगा तो हुकूमत कैसे उसको कंटेन करेगी अगर वहाँ वायरस है। और अगर वो बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर अभी केसेस नहीं है, हमें वहां तक केसेस मजीद को पहुंचने से रोकना है। ये तरजीह होनी चाहिए कि एयरपोर्ट पर आने वाले हर एक शख्स को इफेक्टिवली चेक किया जाए और मुमकिन तौर पर हुकूमत ये फैसिलिटी बनाए कि आने वाले शख्स को 2 से 4 रोज ठहराया जा सके, ताकि अगर जिस तरह बात हो रही है मेडिसिन लेकर अपने बुखार को उस वक्त रिजॉल्व भी कर लिया जाए, तो प्रॉपर चेक हो सके। बेशक हमारे यहाँ लोकल ट्रांसमिशन 95% है, लेकिन बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ केसेस बहुत कम या ना होने के बराबर है, और 1-2 केसेस का भी वहाँ पहुँचना अनजाने में ज्यादा बड़े मैच की तरफ ले जा सकता है। तो यकीनी तौर पर अच्छा फैसला है, लेकिन फिर मामला वही है कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, अमीर, देखिए, मुझे ज़ाती हैसियत में बाहर कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो लेबर क्लास के पाकिस्तानी हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जिस तरह मिडिल ईस्ट की बात हुई है, इवन यूरोप के अंदर, अमेरिका में भी बिल्कुल जो सतही किस्म का काम कर रहे हैं, मुझे ज़ाती हैसियत में मालूम है कि वो किस बुरी हालत में, कसमपुर्सी की हालत में। एक शख्स की मुझे दुबई से कॉल आई, ज़रियाब, वो अपनी बूढ़ी वालदा का इकलौता बेटा है और वालदा उसकी पाकिस्तान में है, और बूढ़ी वालदा यहाँ पे एक तवील अलालत से गुजर रही थी और उसकी हालत कुछ अर्सा पहले इंतहाई शदीद बिगड़ गई। बेटा, इकलौता बेटा, यहाँ वालदा अकेली तनहा बूढ़ी, और इकलौता बेटा दुबई में तड़प रहा है, तिलमिला रहा है, और उसको वापसी के लिए, यकीन करें, वो 3 माह से बेरोज़गारी, वापसी के लिए उसको PIA की टिकट अरेंज हो गई, लेकिन PIA की टिकट ख़रीदने के लिए 42-44 हज़ार रुपये नहीं थे।
उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने ज़ाती हैसियत पे यहाँ पे लोगों से पैसे कलेक्ट करके उसकी टिकट खरीदी। जब यहाँ पहुँचा, मुल्तान क्वारंटीन में था 2 दिन और उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। इतनी दर्दनाक कहानियाँ हैं। ये बहुत मुनासिब फैसला है हुकूमत का, और सब मेहमानों ने जो कंक्लूजन निकाला है कि हुकूमत को इंतजामात करने चाहिए प्रिवेंटिव। जहाज़ के अंदर मुसाफिरों को यहाँ पे कैसे लाना है, यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर कैसे इंतजामात होने चाहिए। क्वारंटीन का दिन अभी 2 दिन चल रहे हैं, शायद आप 2 को 4 दिन ले जाएं, 4 को 6 दिन कर दें, मजीद एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें। लेकिन ये हल नहीं है कि आप लोगों के आगे जो है वो बंद बांध दें और कहें कि लोग वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वबा के खात्मे के इम्कानात नहीं है अगले 4-6-8 महीनों तक। तो आप कैसे लोगों को धकेल दें और कहें कि जी अब आप चले जाएं, बस आपके पैसे हमें चाहिए लेकिन आपकी हमें ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, समंदर पार सभी पाकिस्तानियों और उनके अहले खाने के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। और वाकई कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो भी बाहर मौजूद है और उनके अहले खाना में कोई ना कोई कोरोना के बाइस जान की बाजी हार चुका है। कुछ केसेस की मैं खुद भी विटनेस हूँ। अल्लाह ताला सब मान में रखे। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बात करते हैं उस पेट्रोल बहरान के हवाले से तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें 3 कंपनियों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया, लेकिन हुकूमत यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रही है उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नासिर, मुल्क में आने वाले पेट्रोल बहरान के हवाले से इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और इसके बाद वज़ारत पेट्रोलियम की तहकीकाती कमेटी ने 3 निजी कंपनियों को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। हमने देखा कि 1 जून को पेट्रोल सस्ता किया जाता है, लेकिन आज 16 जून है, पेट्रोल अभी भी आवाम की पहुंच से दूर है, खा वो PSO हो या फिर दीगर प्राइवेट पेट्रोल पंप्स क्यों ना हो। लेकिन पेट्रोल बहरान तहकीकाती कमेटी सामने आ गई, 3 निजी कंपनियों को जिम्मेदार भी करार दे दिया गया। हमने ये भी देखा कि उन्हें जुर्माने भी किए गए, लेकिन क्या सारा मलबा कंपनियों पर डालना जायज़ है? तारिक साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये रिपोर्ट आ गई मंजर यहाँ पर, जुर्माने हो गए, लेकिन जिस अमाउंट का जुर्माना हुआ वो भी आपके सामने है। देखिए, वो जो कंपनीज थी जिनको ये मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, वो भी आज सिंध हाई कोर्ट चली गई हैं और वहाँ से उन्होंने कोर्ट में कहा है कि ये उसकी लीगलिटीज़ हैं, कोर्ट ने उस पर किया। उसमें मैं सब्जेक्ट मैटर बात नहीं करना चाहता। बात यह है कि अगेन आपका विज़न क्या था। आप दुनिया भर में देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस जो है ना वो $25 पे आ गई। आपने एनी हाउ यहाँ पे कीमतें कम करनी थी। अभी भी लोग कहते हैं कि जी हमारी कीमत जो है वो ज़्यादा है। अब वो $25 से अब वो $40 पे वो इंक्रीज़ कर रहा है। जो हमें एडवांटेज लेने चाहिए थे वो लिए या नहीं लिए, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन हुआ क्या, आपने इंपोर्ट बंद कर दी। अब कंपनीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आपने चूँकि इंपोर्ट बंद कर दी थी, लिहाजा हमारे पास पेट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूँकि इन्होंने ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर पेट्रोल ख़रीदा हुआ था, लिहाजा इन्होंने उसको की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, उसको जो है वो साइडलाइन कर दिया है और ये बेच नहीं रहे। मामला यह है कि हर 2 सूरत में रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आपको पहले पता होना चाहिए था कि जिस दिन आप ये इंपोर्ट बंद कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई हम जो लॉकडाउन जब हम खोलने के लिए जाएंगे, ईज़ करेंगे, उसके नतीजे के अंदर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप खोलने के लिए जा रहे हैं, आप बाकी जो मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, वो खोलने के लिए जा रहे हैं, आप इंडस्ट्री खोलने के लिए जा रहे हैं, तो इसके नतीजे के अंदर जो पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ेगी उसका मैकेनिज़्म आपने क्या बनाया है। अब कहा जाता है कि बहरान 2 दिन में हल कर देंगे, कुछ नहीं निकलता। आज कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी ये मामला हुआ कि भाई आप तो कह रहे थे कि 3 दिन में बहरान ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगेन तहकीकात कर लें, FIA को तहकीकात दे दें, फलाने को तहकीकात दे दें, जिम्मेदारों का तयन कर लें, आप आवाम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के नतीजे के अंदर बाद में आप कमेटी बनाएं, 2 सरकारी अफसरान को उसका जिम्मेदार करार दे। जैसे कि पहले हुआ था कि जी गैस के प्राइसेस बढ़ गए, फिर कहते हैं जी पता ही नहीं चला प्राइम मिनिस्टर को कि ये हो क्या रहा है। जब तक आप क्लियर हेडेड पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, एक विजन के तहत आपको नहीं पता होगा कि आपने सितंबर में कहाँ खड़ा होना है, आपने दिसंबर में कहाँ खड़ा होना है, आपके टारगेट्स क्लियर नहीं होंगे, आपका जो है वो विजन क्लियर नहीं होगा। इसी किस्म के कभी आटे का बहरान आएगा, कभी चीनी का बहरान आएगा, कभी पेट्रोल का बहरान आएगा। आप जिम्मेदारी कभी कंपनीज पे डालेंगे, कभी आवाम पे डालेंगे, कभी किसी को माफिया करार देंगे। पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, लोग सब बातें सुन सुनकर तंग आ गए हैं। लोग ये कहते हैं कि हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं वो कब एक्ट करेंगे, एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट, एक्ट लाइक का कैप्टन, जिसके नतीजे के अंदर आवाम को रिलीफ मिले। आवाम ये नहीं सुनना चाहते
कि ये किस वजह से हुआ है। आवाम ये चाहते हैं कि वो आइंदा इस किस्म की जो है वो चीज़ों से वो बचे। अमीर, जून के महीने में सख्त गर्मी, दोपहर के औकात हों या सुबह के औकात हों, आवाम की लंबी लंबी कतारें, ख्वार आवाम उल्टा हुए, जुर्माना हो गया कंपनियों को, इसके बावजूद पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। तो बताइए, ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा मलबा निजी कंपनियों पर डालना जायज़ है? देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो उन कंपनियों पर आयद की जा सकती है कि जिन्होंने ये बहरान पैदा किया, लेकिन हुकूमत शरीक मुल्जिम होगी। हुकूमत बरियो ज़िम्मा जो है वो ख़ुद को, ना हम उसको करार दे सकते हैं ना वो ख़ुद को करार दे सकती है। 21 मई को यानी 31 मई को प्राइस फ्लक्चुएट की है और 21 मई को उससे 10 दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून, कामरान यहाँ मौजूद हैं, इनके अखबार ने खबर दी और उस खबर में वाज़े तौर पर यह बताया गया कि जून के महीने में क्राइसिस होने जा रहा है। जब एक सहाफ़ी 10 दिन पहले अपने ज़राए से या अपनी कैलकुलेशन से एक खबर मीडिया के सामने और हुकूमत के सामने रख रहा है, तो हुकूमत इतनी नालायक है, इतनी विजिलेंट, भाई तुम्हारी अपनी अकल काम नहीं कर रही तो कोई और अगर अपनी अकल इस्तेमाल करके तुम्हारे सामने एक पिक्चर पेश कर रहा है कि जून के महीने में क्राइसिस आ सकता है, तुम्हारी विजिलेंस तो होनी चाहिए ना, तुम्हें प्रोएक्टिव तो होना चाहिए ना, तुम्हारी मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए ना। क्या मिनिस्ट्री ऑफ जो एनर्जी है या जो नदीम बाबर साहब का डेस्क है, क्या उनके सामने अखबार नहीं जाते होंगे? क्या उनको कम से कम नोटिस ही ले लेता है? कुछ साफी से बुला के पूछ लेते कि भाई तुम्हें कहां से ख्वाब आ गया कि जून के महीने में क्राइसिस होने जा रहा है। अब जो इन्होंने जुर्माने किए हैं, 2 कंपनियों को जुर्माना हुआ है 1-1 करोड़ रुपया, ये कालक मल ली है हुकूमत ने अपने मुंह पे, और 3 कंपनियों को जुर्माना हुआ है 50-50 लाख रुपया। ये जो 1 करोड़ रुपये जुर्माना है ना, ये जिस कंपनी को हुआ है उस कंपनी का एक पेट्रोल पंप लाहौर में 1 करोड़ रुपया एक दिन में कमा लेता है, और ये उसको 1 करोड़, यानी कौम पिछले 2-2.5 हफ्ते से जलीलो ख्वार हो रही है, और ये उनको 5 कंपनियों को 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना करके और ये कपड़े झाड़ के बैठ गए कि जी हमने बड़ा कोई कमाल कर दिया। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इस चीज से बालातर होकर देखें, वो पूरे स्टेट क्राफ्ट को रिविजिट करने की जरूरत है। इस वक्त चीनी नहीं मिलती है, कभी आटा नहीं मिलता है, कभी बिजली का बहरान है, कभी तेल का बहरान है। कुछ अरसे के बाद देखिए हमारी बदकिस्मती ये हो चुकी है कि हमारे यहाँ पीरियडिकल बहरान आना शुरू हो गए, यानी हर सहमाई के बाद एक कौम ने एक बहरान देखना है। अब ये सारा निज़ाम तो पहले से बना हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो अब इस सारे स्टेट्स क्राफ्ट को रिविजिट करें, हर चीज़ के ऊपर एक मुख्तसर कमेटी बनाएं और उसको मुख्तसर वक्त दें और रिविजिट करें कि जो कमोडिटीज़ हैं, डे टू डे इस्तेमाल की कमोडिटीज़, कम अज़ कम इनकी सप्लाई और डिमांड का पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम राइज है, क्या इसको तब्दील करने की ज़रूरत है? अगर तब्दील करने की ज़रूरत है तो उसको तब्दील करें। अगर आप नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे, आज फला बहरान आ गया तो आप उसके ऊपर कमेटी बना देंगे 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद एक और बहरान, तो आप वही रिवायती कन्वेंशनल गवर्नेंस करते रहेंगे इस मुल्क में जो माजी के हुक्मरान करते रहे। लोग आपसे अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की तवक्को करते हैं, वो ये है कि आप प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करें, प्रोएक्टिव हो, तमाम कमोडिटीज ऑफ लाइफ को रिविजिट करें कि पाकिस्तान में उनकी तरसील और रसद का निज़ाम क्या। जनरल साहब, रेगुलेशन, मॉनिटरिंग, फिजिबिलिटी, आवाम को इसका हुसूल मुमकिन बनाया गया या नहीं बनाया गया, ये तो प्राइवेट कंपनीज का काम नहीं था, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की थी। फिर सारा मलबा ये इन पेट्रोलियम कंपनीज पर डाल देना। देखिए, पेट्रोलियम कंपनीज ने प्रॉब्लम तो क्रिएट की, लेकिन हुकूमत के रिएक्शन इंतहाई स्लो रहे। बात यह है कि अगर आप 1 या 2 दिन देखते हैं कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, तो ये तो जुल्म आप इस तरह चलता नहीं रख सकते। अगर कंपनी जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन भी होना चाहिए था। एक मजाक बन गया है कि जिस चीज की कीमत कम करते हैं वो गायब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कम कीमत पे देना नहीं चाह रहे। माफिया भी मौजूद है, ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे किसी ने आज टेलीफोन किया, उसने कहा जनरल साहब घर में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने कहा भी वो क्यों कहता है जी गवर्नमेंट सुना गैस सस्ती कर रही है। तो अब ये हालात हो चुके हैं उनको भी पता चला आपने पीटीआई को वोट दिया। तो ये चीजें जो हैं ये इसीलिए उठ रही हैं कि आप वक्त पे एक्ट नहीं करते। अगर ये कंपनियों का कसूर था तब भी वक्त पे एक्ट करना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो तहकीक की थी, जिस दिन ये कीमत कम हुई है कंपनी के पास 14 दिन का पेट्रोल मौजूद था। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था उसके 3 दिन बाद, और मैंने उस दिन यहाँ बताया था कि आज भी इनके पास 11.5 दिन का पेट्रोल मौजूद है। लेकिन मसला ये था कि कंपनीज के साथ किसी ने बात करनी चाहिए। अगर उनका प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज्यादा, आपने कहा ये सस्ता करें और उन्होंने लिया हुआ है बड़ा महंगा, तो ठीक है, जब उनको कमाई होती है उस वक्त तो वो कमाई बड़ी खुशी से कर लेते हैं। अगर सस्ता लिया तो आप महंगा कर दें, वो बड़े खुश होकर बेच देंगे। लेकिन यहाँ पे कंपनीज को अगर लॉस इतना ज्यादा हो रहा है तो कोई किसी ने बातचीत करनी।
इसमें ओगरा इन्वॉल्व है, ओगरा का भी बड़ा रोल है। और ओगरा ने कुछ अर्सा पहले वाकई उनको इम्पोर्ट से रोका था कि मजीद इम्पोर्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है मुल्क में रही। सस्ता था, आपने जल्दी लिया, ज्यादा लिया, स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई। लिहाजा अब ये है कि अगर पहली बात तो ये कि अच्छा हुआ वो अदालत में चले गए, क्योंकि अदालत मेरा ख्याल है कि वो इनका भी मौक़िफ़ सुनेगी और बात सामने आएगी। कुछ लोग ओगरा में मौजूद हैं जो इस चीज के जिम्मेदार हैं। अच्छा, लिहाजा डीजी ऑयल से पूछा जाए, इनसे ओगरा वालों से पूछा जाए। और होना तो यही चाहिए था कि जिस तरह चीनी की तहकीक करवाई आपने FIA से, इनकी तीसरी FIA से किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन से करवाते इसकी तहकीक, बजाय इसके कि ओगरा पे छोड़ दें। ओगरा ने अपना जो उसकी कोताही है वो भूल कर गए उसमें से। तो लिहाजा साफ पिक्चर तभी सामने आएगी कि जब कंपनीज अपना मौक़िफ़ भी देंगी। लेकिन नजर आता है कि ओगरा ने इसमें काफी कोताही की है और ये गवर्नमेंट को संभालना चाहिए था ये इशू बहुत पहले, और आज दिन तक पूरी तरह से पॉइंट ये तहकीकात अब आगे बढ़ेगी, लेकिन सवाल तो वहीं पर आ गया, आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा। आयशा, ये सारा मलबा कंपनियों पर डालना जायज है? अब मैं नहीं समझती कंपनियों पर डालना जायज है। बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब जो कुछ कहते रहे, बीइंग वजीर आजम इमरान खान साहब, वो आगाज करते थे किसी भी प्रॉब्लम का जिम्मेदार वजीर आजम, वजीर आला से मुताल्लिका वजीर तक। अब एक के बाद एक बहरान हमारे सामने आ रहा है, तो ऐसी सूरत में भी जिम्मेदार या तो मुताल्लिका वजारत का वजीर है, या फिर अगर कोई मामला ऐसा है तो सूबे का वजीर आला और इससे आगे वजीर आजम साहब। हमारे यहाँ गुज़िश्ता साल गैस का बहरान हुआ, आवाम को पैसे वापस जाने से पता नहीं। आटे चीनी का बहरान आया, कीमतें आज भी कंट्रोल में नहीं, इसके बावजूद के कमीशन, इंक्वायरियां, रिपोर्टें, सब कुछ हो गया। कोर्ट को कहना पड़ा 70 रुपए चीनी की कीमत मुकर्रर करें, मगर बाजार में आज भी चीनी 85 से 90 रुपए या फिर इससे भी आगे है। आटे की कीमत 800, 820 रुपए 20 किलो का थैला था, जो आज ब्लैक में भी जाके 1100 रुपए तक थैले की कीमत जा रही है। कंट्रोल वहां भी हुकूमत का नहीं। गैस हमने देख ली, 15 दिन हो गए, अभी तक पेट्रोल हमने नहीं देखा कि आवाम को मुयस्सर आ जाए। हुकूमत को नजर आ रहा है आवाम किस तरह से गुजर रहे हैं, परेशानी हो रही है। एक पेट्रोल की कीमत 1 रुपया बढ़ने से कितना ज्यादा आवाम को हर चीज के ऊपर महंगाई भी डल सकती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं 15-16 दिन गुजर गए, किसी को इस बार भी देखा नहीं जा रहा। सिर्फ ये नोटिस दे रहे ना, जैसे अमीर साहब बात कर रहे थे, ये कोई हल नहीं है। जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, रेगुलेट हुकूमत को करना। इस वादे के साथ आए थे कि रिफॉर्म्स होंगी, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, बट यहाँ तो एमएनएससी देती जाती हैं, टैक्स के मामला उलझा दिए जाते हैं। कहाँ पे हमें दिखाई देता है कि रिफॉर्म या रिस्ट्रक्चर कोई चीज हो रही है? तो बहरान के बाद बहरान खड़ा है, मगर उस बहरान से कोई हल भी नहीं निकलता, अवाम को कोई फैसिलिटेशन भी नहीं है। कैसे कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये कंपनियां आखिर किसी न किसी SOP किताबें होंगी, किसी न किसी वजारत किताबें होंगी, कहीं ना कहीं जवाब देंगी। और अगर वो लोग इनको रेगुलेट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कसूर उनका है। अगर कंपनी 1 से 2, 2 से 4 हो जाए लोगों को लूटने के लिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में मसला है। कामरान, देखें, जो सबसे इस गवर्नमेंट का 3 जो बड़े क्राइसिस अभी तक आए हैं, आटा, चीनी और तेल। माशाल्लाह अभी इनको 2 साल पूरे नहीं हुए, अगर 5 साल मुकम्मल करते हैं तो पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल्स आएंगे। तीनों ये जो स्कैंडल्स हैं, मतलब मैंने क्लोजली इनको देखा है, ये बहरान आए हैं, ये अवॉइडेबल थे। मतलब ये गवर्नमेंट अगर अप्रोप्रिएट एक्शन लेती, मतलब आटे का जो बहरान है, ECC फैसला करती है कि गंदम आप एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाती है, लेकिन उसके 6 माह बाद भी गंदम की एक्सपोर्ट जारी रहती है, किसी को पता ही नहीं चलता। चीनी की आप एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं, आपको स्टॉक्स का पता नहीं होता, प्राइस ऊपर जाती है, एक मैकेनिज्म बनाते हैं, उस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया जाता। नतीजा क्या निकलता है कि आटा, चीनी, बावजूद इसके कि इंक्वायरी कमेटीज बनी, कमीशंस बनी, वाह इनकी हुई, लेकिन वही जो आयशा भी बात कर रही थी, मार्केट में जो असल आम आदमी सफर कर रहा है वो तो प्राइस बिल्कुल नीचे नहीं आई। इसी तरह से जो तेल का बहरान है, लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जब एक सहाफी जो है, एक उसको पता चल रहा है, वो एंटिसिपेट कर रहा है कि जून के महीने में क्राइसिस आने वाला, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह रही थी कि हमने क्योंकि महंगा तेल खरीदा है, आप क्योंकि तेल की प्राइस डिटरमिन करते हैं PSO की बुनियाद पर, तो हमें वो वारा नहीं खाता, तो ये बहरान आएगा। बल्कि उन्होंने ये तजवीज़ दी कि आप ऐसा करें कि जो आप कीमत चेंज करते हैं इसको मुंजमद कर दें 15 जून तक के लिए, उसके बाद जब आप तब्दील करेंगे तो फिर हालात खराब नहीं होंगे। अब जब कंपनीज ऑलरेडी ये चीज कह रही थी, तो गवर्नमेंट में जो भी बैठा हुआ है, ओगरा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जो लोग देखते हैं, तो उनको चाहिए नहीं था कि वो कंपनी से बात करें कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ताकि उसका बरवक्त हल निकाला जा सके। जहां तक कंपनीज की बात है, वो चीनी बनाने वाले हों, आटे वाले हों, उनको तो जो मौका मिलेगा वो तो आवाम को भरपूर तरीके से लूटेंगे। तो इसीलिए मौजूदन जो ऊपर रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं कि उन्होंने आवाम का जो मफाद है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इसमें सरासर हुकूमत की इसमें जिम्मेदारी आयद होती है। अगर वो अप्रोप्रिएट एक्शन
टाइमली एक्शन ले लेते तो ये मसला हल हो जाता। अब मुझे यूं लगता है कि गवर्नमेंट के बुजरा कहते हैं कि ये माफिया है, हर तरह का माफिया है। अब मुझे लगता है कि वो माफिया गवर्नमेंट के अंदर भी बैठा हुआ है, उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो लोग मौजूद हैं, क्योंकि 16 जून हो चुकी है, पिंडी इस्लामाबाद में ये शिकायत आ रही, अभी तक तेल नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि एक हफ्ता और गुजरेगा, जो बुनियादी पर्पज है वो तो कंपनीज का हल हो गया, छोटा मोटा आपने जुर्माना कर दिया, वो भी कोर्ट में चले गए, वहां से स्टे हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब है किसी ना किसी ने कंपनीज में भी और जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं पैसा बनाया। ये जून इसी तरह से गुजर जाएगा, अगली दफा प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, रिवाइज होंगी और कंपनीज दोबारा मुनाफा कमाना शुरू कर देंगी। और आवाम को तेल अगर सस्ता भी हुआ भी था तो सस्ता तेल मिला ही नहीं। बिल्कुल, आवाम के लिए ये तेल सस्ता किया गया था, लेकिन आवाम को मैसर नहीं आया। ना तो महंगाई नीचे आई इस तेल की कीमतों के कम होने से, और सोने पर सुहागा जो तेल सस्ता किया भी गया वो भी आवाम की दस्तरस से बहुत दूर हो चुका है। इसी के साथ ही मुझे आपको दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।